उत्तराखंड में आपका स्वागत है और चलिए उत्तराखंड की खबरों पर हम नजर डालेंगे और आपको बता दें कि उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं में होने वाले उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू कर दिया गया है। वहीं बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में 10 जुलाई को मतदान होना है और 13 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। वहीं आपको बता दें इसके लिए 14 जून से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने बताया कि मंगलौर विधानसभा के लिए प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और पूर्व मंत्री खजान दास को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और वहीं बद्रीनाथ विधानसभा के लिए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और रुद्रप्रयाग से विधायक भारत चौधरी को नियुक्त किया गया है। वहीं दोनों विधानसभाओं में 3-3 प्रत्याशियों के पैनल को केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी चयन को अंतिम रूप देने के बाद उनके नाम की घोषणा की जाएगी। तो आपको बता दें कि खबर देहरादून से है, जहां के विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज है और आचार संहिता लागू कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इसी कड़ी में बताया जा रहा है कि 14 जून से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी और 10 जुलाई को मतदान होना है। देखिए, बहुत ही शीघ्र लगभग अगले हफ्ते से जो है चुनावी प्रक्रिया शुरू होने वाली है और दोनों विधानसभाएं, बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर में जो है उपचुनाव चुनाव आयोग ने घोषित किए हैं। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। बद्रीनाथ विधानसभा के लिए जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी और रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी जी, और मंगलौर के लिए हमारे जो महामंत्री हैं संगठन के आदित्य कोठारी जी और राजपुर के विधायक श्री खजान दास जी, 4 लोगों को दोनों विधानसभाओं की जिम्मेवारी दी गई है कि ये पैनल बना करके वहाँ पे कार्यकर्ताओं से बात कर करके और पैनल बना के स्टेट को दे। स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसको बैठक करके आगे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेगा। केंद्रीय संसदीय बोर्ड उस पर अपनी मोहर लगा के जो भी प्रत्याशी होंगे उनको शीघ्र ही घोषित करेंगे। निश्चित रूप से दोनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के प्रस्ताव। हम आपको बता रहे हैं कि देहरादून से खबर है, जहां की आपको बता दें कि विधानसभा का उपचुनाव होना है यहां और जिसको लेकर आचार संहिता लागू कर दिया गया है। वहीं 10 जुलाई को मतदान होना है और 13 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। वहीं आपको बता दें कि इस कड़ी में 14 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। तो चलिए इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अजय पांडे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं पर उपचुनाव होना है और जिसको लेकर आचार संहिता लागू कर दिया गया है, तो आगे क्या कुछ जानकारी है, कब चुनाव होना है, नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, क्या कुछ जानकारी आप हमें देंगे? देखिए, 14 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण चुनाव है, खासतौर पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के लिए, जो कि दोनों ही अपने पूरे दम के साथ इस चुनावी मैदान में उतरेंगे और दोनों की कोशिश रहेगी कि जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत बनाए। जहां तक मंगलौर विधानसभा सीट की बात है, तो अभी तक राज्य गठन के बाद एक बार भी बीजेपी इस सीट पर जीत नहीं पाई है। तो ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि इस उपचुनाव में वो जीत हासिल करे और बद्रीनाथ विधानसभा सीट अभी वर्तमान में कांग्रेस के पास थी, लेकिन बद्रीनाथ विधानसभा सीट से जो विधायक राजेंद्र भंडारी थे वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में कोशिश रहेगी कि एक बार फिर से इस उपचुनाव सीट पर जीता जाए। वहीं बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि दोनों सीटों पर जीत की जाए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों को और मजबूत किया जाए।
हुए थे। इस चुनाव में दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने अच्छा पर किया था और बीजेपी के पक्ष में भी लोगों का रुझान और झुकाव देखने को मिला था। हालांकि चुनाव के दौरान जिस तरह बीजेपी काफी ज्यादा अंतर से उस तरह से और इस ओर से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो प्रत्याशी है प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया वो तेज और का पैनल किया जा रहा है और इसके लिए विधानसभा सीटों से 2 वरिष्ठ नेताओं का जो पर्यवेक्षक बनाया है और ठीक है अजय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। आचार संहिता लागू कर दिया गया है। वहीं 10 जुलाई को मतदान होना है और 13 जुलाई को वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आपको बता दें इसी कड़ी में 14 जून को नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इसी कड़ी में नामांकन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के ही जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां पूरी तेज कर ली हैं और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने बताया कि मैंगलोर विधानसभा के लिए प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और पूर्व मंत्री खजान दास को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो 14 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सभी पार्टियां जोर शोर से अपनी तैयारी में जुटे हैं। आपको बता दें बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा में 10 जुलाई को चुनाव होना है, तो 13 जुलाई को वोटिंग की गिनती होगी और 14 जून से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। वहीं आपको बता दें इसी कड़ी में बद्रीनाथ विधानसभा की अगर बात करें तो यहां कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और रुद्रप्रयाग से विधायक भारत चौधरी को नियुक्त किया गया है। वहीं दोनों विधानसभाओं से 3-3 प्रत्याशियों के पैनल को केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी चयन को अंतिम रूप देने के बाद उनके नाम की घोषणा की जाएगी। चलिए खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने सुशील तिवारी अस्पताल पहुंचकर बेताल घाट में वाहन दुर्घटना में हुए घायल और ओखाल कांडा में सड़क दुर्घटना के घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। इस दौरान अस्पताल प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पर घायलों का बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। साथ ही अजय भट्ट ने बताया कि खराब सड़कों और ओवरलोडिंग को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से फोन पर कार्रवाई करने की बात कही है। गौरतलब है कि बीते 9 जून को बेताल घाट और पिछले हफ्ते ओखल कांडा में 2 बड़े सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें बेताल घाट सड़क दुर्घटना में 3 लोग और ओखल कांडा सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल भी हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती किया गया है घायलों को। मुझे जैसे ही पता लगा कि बेताल घाट में एक्सीडेंट हो गया था और एक ओखल कांडे में भी हुआ था, तो मैं सबको देखने के लिए आया हूं। और ये अच्छी बात है कि सारे पेशेंट जिनसे मैं मिला उन्होंने संतोष व्यक्त किया और हमारे डॉक्टर्स अच्छा इलाज कर रहे हैं, ये सब ने बताया है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आज दूरभाष पर वार्ता भी करी है और पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा तो जो अनुमन्य धनराशि है घायलों को और जो छोड़ के चले गए हम सबको, उनके लिए शीघ्र ही देने के लिए भी कहा है, आ भी रहे हैं। ओखल कांडा में तो मिल गया है लेकिन बेताल घाट में अभी मिला नहीं है। जो मुआवजा है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज या कल तक आदेश कर देंगे। मेरी अभी उनसे बात हुई।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और शहरी विकास विभाग अब बिजली बचाने के लिए सोलर लाइट का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने जा रहा है और इसके लिए अब कवायद तेज की जा रही है। आपको बता दें, देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में अब सोलर पावर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं MDDA के VC वंशीधर तिवारी ने बताया कि अब रोड किनारे जितनी भी लाइट लगाई जाएगी वो सभी सोलर चार्जर लाइट होगी। इसके साथ ही जितने भी इन क्षेत्रों में EV पावर पॉइंट होंगे वो सभी अब सोलर पावर से ही संचालित किए जाएंगे। वहीं हमने एक एस्टीमेट भी बनाया है, उन्होंने आगे कहा कि जिससे पता चलता है कि इसमें हमें बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल जो ओपन एरिया है, जो सर्कुलेशन एरिया है, जो सेटबैक का एरिया है, उसमें बाहर जो भी लाइट्स लगेंगी वो 100% अब सोलर लाइट्स ही लगाई जाएंगी। जो EV चार्जर मैंडेटरी किया गया है उसको भी सोलर से ही किया जाएगा। नहीं, देखिए, अगर MDDA की मैं बात करूँ, अभी हमने एक लमसम एक आइडिया निकाला था, हमने कई हाई मार्क्स लाइट पूरे शहर में लगाई हैं और एक लाइट की जो बिल आ रहा है UPCL की, वो लगभग 5000 से 6000 रुपये आ रही जो हम दे रहे हैं। एक तो उनके कन्वर्जन का भी हमने प्रयास किया है, शुरू भी कर दिया है कि उसको सोलर लाइट्स में कन्वर्ट करें, तो एक बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग जो ऊर्जा है उसकी बचत कर पाएंगे। नहीं, बिल्कुल जो ओपन एरिया है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार लोकसभा सांसद का चुनाव जीतने के बाद आज हरिद्वार स्थित जिला BJP कार्यालय पहुंचे। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव के दौरान BJP बताए चले कि कार्यकर्ताओं में के द्वारा भागीदारी और निभाने वाले सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। वहीं ऐसे में हरिद्वार सांसद से हरिद्वार को नशा मुक्त कराने को लेकर सवाल पूछा गया तो हरिद्वार सांसद ने कहा कि हरिद्वार को नशा मुक्त कराने की वो कोशिश करेंगे। वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग पर गंगनानी के पास एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर पड़ी। बता दें आपको, बस में कुल 27 लोग सवार थे, जिसमें से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है सभी यात्री गंगोत्री धाम से दर्शन करके वापस लौट रहे थे। अचानक बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर SDRF की टीम मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए नीचे उतरकर उक्त बस तक पहुंचकर 3 गंभीर घायल जो बस में फंसे हुए थे उनको सुरक्षित बाहर निकालकर स्ट्रेचर के माध्यम से एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा गया। वहीं घटनास्थल के समीप पहले से मौजूद जिला पुलिस के द्वारा पूर्व में ही अन्य घायलों को बस से निकालकर एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल भिजवा दिया गया है। आज जो है रात में 9 बजे लगभग डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि गंगनानी के पास में एक बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस का नंबर UK 06PA 1218 जो कि उधम सिंह नगर की है। इसमें अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार 27 लोग थे। इनको जो है तुरंत ही जो है पुलिस जो थी वहाँ पे पास में पुलिस चौकी थी और होमगार्ड थे, तो उन्होंने और लोकल लोगों की मदद से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिया। बाकी SDRF, NDRF, फायर और बाकी सब लोग ने भी जो है इसमें आके जो है तुरंत ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन का अंजाम दिया गया, जिसमें सभी लोगों को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। और अभी जो है 27 में से जो है 26 लोग जो है इंजर्ड हैं। उन लोगों को जो है PHC भटवाड़ी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी भेज दिया गया है। एक महिला जो है वो जो है मृत बताई जा रही है। बाकी सब लोग जो हैं इंजर्ड हैं, बट अभी सब लोग जो हैं डॉक्टर के अनुसार जो है सभी लोग ठीक हैं। एक के सर में चोट है, वो क्रिटिकली इंजर्ड है, उसको हायर सेंटर रेफर करने पे विचार किया जा रहा है। बाकी जो है ऑपरेशन को जो है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो। इस खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अजय पांडे जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जानना चाहेंगे कि ये घटना कैसे हुई? खाई में बस पलट गई और कई लोग उसमें घायल हुए और 3 लोगों की मौत भी हो गई है। क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, गंगोत्री से तीर्थयात्रियों की एक बस दर्शन करके वापस लौट रही थी और रात करीब 9 बजे के लगभग अनियंत्रित होकर के बस खाई में गिर गई। 25 मीटर गहरी खाई में गिरने की वजह से तमाम लोग घायल हो गए और इस बस में 29 लोग सवार थे, जिसमें से 27 तीर्थयात्री थे। चालक और परिचालक 2 थे।
सभी लोग घायल हो गए थे मौके पर और सभी घायलों को तत्काल आपातकालीन सेवा 108 के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ स्थानीय पुलिस, जिला प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद थी और काफी मशक्कत के बाद सभी लोगों को निकाल करके अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में 3 महिलाओं की मौत हो गई और बाकी अन्य लोग घायल हैं। तमाम लोगों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है और बाकी जो रेस्क्यू और राहत बचाव कार्य था वो देर रात ही समाप्त कर लिया गया था और जो बाकी अन्य लोग घायल हैं उन घायलों का ऋषिकेश एम्स में उपचार चल रहा है। किसी को हेड इंजरी है, किसी के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और सभी लोगों का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इनके इलाज में किसी भी तरह से कोई कोताही न बरती जाए और समुचित इलाज का प्रबंध किया जाए। इसके साथ साथ अगर किसी को अन्य अस्पताल में भेजने की जरूरत है, अगर किसी की हालत और ज्यादा खराब है तो उसके लिए एयर लिफ्ट की भी सुविधा वो मुहैया कराई जाए। जी, घटना होने से पहले ये जानना चाहेंगे बस कहां से आ रही थी, कहां तक जा रही थी और ये घटना हुई कैसे, वजह क्या बताई जाए? से बात कर रहे हैं उन्होंने में दर्शन करके वापस आ रही थी और रात को करीब 9 बजे के लगभग बस का जो ब्रेक फेल हो गया था ये बताया जा रहा है और उसके बाद ये बस गहरी खाई में गिर गई। हालांकि गनीमत यही रही कि करीब 25 मीटर खाई में गिरने के बाद ये बस एक पेड़ से अटक गई थी। अगर पेड़ नहीं होता, अगर पेड़ पर नहीं रुकी होती ये बस तो और गहरी खाई में गिरती और भी ये बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन क्योंकि पेड़ की वजह से ये बस खाली 25 मीटर गहरी खाई तक ही जा पाई और वहां पर बाकी अन्य लोग जो थे वो घायल हो गए और उन सभी लोगों का त्वरित उपचार कराने के लिए आपातकालीन सेवा 108 के जरिए एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम और जिला प्रशासन की टीमों ने मुस्तैदी से काम किया और उनको अस्पताल पहुंचाया। ठीक है अजय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बता रहे हैं कि गंगोत्री से दर्शन करके यात्री वापस लौट रहे थे और इसी बीच बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बाकी जितने भी यात्रीगण थे जो कि घायल हो चुके हैं उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका उपचार जारी है। तो खबर किच्छा से आ रही है। आपको बता दें कि यहां उधम सिंह नगर के किच्छा में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने और सांसद अजय भट्ट की ऐतिहासिक जीत और सांसद अजय टम्टा के भारत सरकार में मंत्री बनने की खुशी में भाजपाइयों ने जश्न मनाते हुए मिठाई बांटी है। आपको बता दें इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि ये जनता के विश्वास की जीत है। वहीं आजाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई गैर कांग्रेसी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। वहीं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि जनता ने 3 लाख से अधिक के अंतर से अजय भट्ट को जिताकर ये साबित कर दिया कि क्षेत्र का विकास भारतीय जनता पार्टी की ही कर सकती है। वहीं साथ ही प्रदेश और देश की डबल इंजन की सरकार के कार्यों पर जनता ने मुहर लगाकर उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी की झोली में डालने का काम किया। वहीं इस ऐतिहासिक विजय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बधाई के पात्र हैं। मंडी के सभी कार्यकर्ताओं ने हमारे हरिराम जी और पूरी टीम ने एक स्वागत कार्यक्रम रखा था मेरा और अध्यक्ष जी का और पूरी पार्टी का नरेंद्र मोदी जी के फिर से प्रधानमंत्री बनने पर, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर और भाजपा की यहाँ से नैनीताल लोकसभा से प्रचंड जीत पर 3.5 लाख से अधिक वोट से अजय भट्ट जी के जीतने पर और किच्छा विधानसभा और किच्छा नगर पालिका में भी ऐतिहासिक जीत होने पर इस खुशी में आज ये स्वागत कार्यक्रम था। और आप देख सक रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता बढ़कर आए हैं। लोगों में उत्साह है, लोगों में जोश है और मैंने लोगों से कहा है कि अगर केंद्र का
और प्रदेश का विकास आप हर तक पहुँचाना चाहते हैं तो यहाँ के वार्ड मेंबर और यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन पर भाजपा को जिताएँ, ताकि त्रिस्तरीय पंचायत का विकास, केंद्र सरकार का बजट और राज्य सरकार का बजट हम इच्छा के मोहल्लों में, गलियों में लोगों तक खर्च कर सकें। वहीं पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के विकास खंड द्वारी खाल के अंतर्गत ग्राम बरसूडी में कुकरेती बंधुओं द्वारा आयोजित 4 दिवसीय भाई भयात कार्यक्रम के समापन के अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं को ग्राम गौरव सम्मान और दिशा ध्यानी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बता दें आपको, कार्यक्रम में विधायक लैंसडॉन महंत दलीप रावत ने मुख्य अतिथि और प्रमुख द्वारीखाल महेंद्र सिंह राणा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया और आज बरसूडी पहुंचने पर विधायक लैंसडॉन महंत दिलीप रावत और प्रमुख द्वारीखाल महेंद्र राणा का ढोल दमाऊ और फूल मालाओं से ग्रामवासियों द्वारा स्वागत किया गया है। बता दें कि कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और धनराशि देकर सम्मानित किया गया। साथ ही दिशा ध्यानी को भी सम्मानित किया गया है। ब्लॉक के अंतर्गत बरसूडी ग्राम सभा में कुकरेती भाई भयात समिति द्वारा आज सम्मान का प्रोग्राम किया गया और जिसमें हमारे लैंसडॉन विधायक दिलीप रावत जी और महंत सिद्ध बली मंदिर के आए थे। और मैं आज द्वारीखाल ब्लॉक में महंत जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और दिल की गहराई से उनको धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे ब्लॉक में आए, और कुकरेती बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ब्लॉक के अंदर वहीं उत्तराखंड में अब सरकारी राशन की दुकानों से राशन के साथ साथ 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 1 किलो नमक भी मिलेगा। बता दें, इस योजना के लिए सभी जिलों में जिला पूर्ति अधिकारी अपने अपने स्तर से तैयारी में जुट गए हैं। वहीं अंत्योदय और प्राथमिक के करीब 14 लाख राशन कार्ड धारकों के ये सुविधा दी जा रही है। वहीं रियायती दरों पर मिलने वाला नमक दुकानों में पहुंचना शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि पात्र परिवारों को इसी महीने से इसका लाभ मिलना है और उत्तराखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने कई योजना चलाई है, जिसमें से एक मुफ्त अन्न योजना भी है। अब योजना में राशन कार्ड धारकों को चावल और गेहूं के साथ साथ 1 किलो नमक भी दिया जाएगा। इस दौरान इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को 8 रुपए प्रति किलो के दर पर आयोडीन युक्त नमक दिया जाएगा। वहीं अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों को सस्ते दामों पर हर महीने 1 किलो आयोडीन युक्त नमक देने से गरीब परिवारों को कुपोषण से लड़ने में सहायक साबित होगा। वहीं राशन कार्ड धारकों को आयोडीन युक्त नमक देने के लिए शासनादेश जारी हो चुका है। हमारे यहाँ जो है जनपद में अभी तक प्राथमिक परिवारों को और अंत्योदय परिवार कार्ड धारक परिवारों को गेहूं चावल मिल रहा था। अंत्योदय कार्ड धारकों को चीनी भी दी जा रही है। अभी पौष्टिकता के दृष्टिगत जो है राज्य सरकार ने प्राथमिक और अंत्योदय कार्ड धारकों को 1 किलो नमक प्रति परिवार वितरण करने का निर्णय लिया है। हमारे जनपद देहरादून के गोदामों में आयोडाइज नमक प्राप्त हो चुका है और इसका जो है वितरण हम जो है शीघ्र कार्ड धारकों में कराना शुरू कर देंगे। सर, ये फ्री है या कुछ कॉस्ट भी है इसका? ये आयोडाइज नमक 8 रुपये किलो प्रति किलो के आधार पर बटेगा। 8 रुपये प्रति किलो कार्ड धारक, और कार्ड धारक होंगे केवल जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दोनों तरह के कार्ड धारक हैं, प्राथमिक और अंत्योदय कार्ड धारक। हमारे यहाँ जो है जनपद में अभी वहीं रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण को लगातार रुड़की और आसपास के क्षेत्र से शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग भोली भाली जनता का बेवकूफ बनाकर अवैध कॉलोनियों काट रहे हैं और अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। ना तो इन कॉलोनियों में बिजली पानी की कोई सुविधा नहीं होती है और न ही ये कॉलोनी हरिद्वार विकास प्राधिकरण से पास कराई जाती है। बिना पास कराए ही भू माफिया अवैध कॉलोनी लगातार काटते जा रहे हैं। आज इसी पर हरिद्वार विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव के निर्देश पर भावनापुर और आसपास के क्षेत्र में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया है।
वहीं झबरेड़ा निवासी ऋतिक द्वारा थाना झबरेड़ा में शिकायती प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 9 जून की रात मोटरसाइकिल सवार 3-4 अज्ञात बदमाशों ने इकबालपुर रोड पर निर्माणाधीन हाईवे के पास तमंचे के बल पर उसकी मोटरसाइकिल, स्प्लेंडर और मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड और नकदी लूट लिए। वहीं शिकायत के आधार पर थाना झबरेड़ा पर मुकदमा दर्ज किया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना झबरेड़ा के इकबालपुर पुलिस चौकी के पास में 9 तारीख की रात को ऋतिक द्वारा पुलिस को ये बताया गया था कि उसके साथ में 4 अज्ञात युवकों द्वारा लूट की गई थी, जिसमें उसकी बाइक, मोबाइल और उसके जो भी नकदी है वो सारी छीन ली गई थी। तत्काल थानाध्यक्ष द्वारा इस पर कार्रवाई करते हुए 392 में अभियोग पंजीकृत किया गया और पूरी टीम को लगाते हुए आज 4 युवकों की इसमें अरेस्टिंग हुई है। चारों ही युवक जो हैं वो या बागपत के और अन्य शहरों के हैं, बागपत के, मुजफ्फरनगर के और एवं सोनीपत के भी हैं। इनके पास से जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा 2 अन्य लूट भी उसी जगह पर, उसके आसपास की जगह पर थाना यूपी से लगते हुए सहारनपुर की और बताया गया। वहीं भारत में हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, अल्मोड़ा में भी इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें योग प्रशिक्षक द्वारा लोगों को योग कराया गया, जिसको लेकर आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और सचिव आयुष और आयुष शिक्षा उत्तराखंड शासन द्वारा निर्देशों के क्रम से इस वर्ष भी 21 जून 2024 को योग दिवस व्यापक रूप से मनाया जाएगा। तो चलिए खबर विकासनगर से है, जहां की जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा यात्री बस पर किए गए हमले को लेकर विकासनगर के डाक पत्थर रोड तिराहे पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद आतंकवादियों के द्वारा किए गए इस हमले की हम निंदा करते हैं। भी जाते हुए बस में जो यात्री लोग थे उन पर जो हमला किया गया, उसके उपलक्ष्य जो यात्रियों को मारा गया उनके लिए ये एक धरना प्रदर्शन किया गया और उग्रवादियों का, एक आतंकवादी का पुतला फूंका गया है। और हम चाहते हैं कि ये उग्रवाद खत्म होना चाहिए। जो इस्लामिक उग्रवाद भारत की जनता को एक उकसाने का काम करती है, ये सब समाप्त होना चाहिए। और जो ये अभी 370 धारा हटी थी तो उसके बाद हमें लगा था कश्मीर में भी शांति का माहौल उत्पन्न हो गया है, लेकिन उग्रवादियों के द्वारा आघात लगा के दोबारे अब ये भारत में एक अशांति का माहौल प्रकट करते हैं, जिसे कोई भी। चलिए, देवभूमि उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।